जब भगत सिंह का जीवनी पढ़ी होगी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा होगा या शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा या सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम युवाओं में से एक भी ऐसा हो जिसके मन में ये ना आया हो कि उस समय मैं होता तो क्या करता। जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद आपस में इस बात की शर्त लगा रहे थे, इस बात की शर्त बंध रहे थे, इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन पहले मातृभूमि पर बलिदान होगा, और बलिदान होने के लिए उनका कोडवर्ड था विवाह, शादी। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कहते थे मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को कहते थे मेरी शादी पहले होगी। घटनाक्रम ऐसे शुरू हुआ था कि एक बार जालंधर में सब लोग घूम रहे थे सड़क पे और किसी की बारात निकली, और बारात में दुल्हे राजा घोड़े पर बैठे थे, सामने सब लोग नाच रहे थे और घोड़े पर बैठे हुए दुल्हे राजा बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और ये क्रांतिकारी वहाँ से जा रहे थे आपस में, तो आपस में एक दूसरे से बात करते समय भगत सिंह ने कहा चंद्रशेखर को, देखो बेटा शहीद हो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। ये एक विनोद के रूप में हंसी मजाक में कही गई बात थी, लेकिन वो एक संकेत बन गई और उसके बाद में मातृभूमि पर बलिदान होने का जो अवसर है उसको शादी कहने लगे वो लोग। और दोनों के आपस में इस बात पे शर्त लगती कि मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह कहता कि मेरी शादी पहले होगी, अर्थात मैं पहले बलिदान होऊंगा, मैं फेरे फांसी चढ़ूंगा। और चंद्रशेखर आज़ाद उसको कहते थे अबे सरदार, क्या खा कर के तू पहले बलिदान होगा, पहले शादी होगी। बड़ा भाई मैं हूँ, आयु में बड़ा हूँ, इसलिए शादी मेरी ही पहले होगी। हमारे संस्कृति में बड़े भाई की शादी नहीं होती तब तक छोटे का ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। मैं बड़ा हूँ, शादी मेरी पहले होगी। कहना वो चाह रहे कि मैं बलिदान पहले होऊंगा। शिवराम हरी राजगुरु महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र में क्रांति के कार्य करते करते जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश पुलिस पीछे पड़ गई तो भूमिगत होकर के जालंधर गए। इन सबको हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के साथियों को जालंधर से लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा। और लुधियाना जाते समय फिर वही प्रसंग हुआ कि बारात दिखी और ये दोनों फिर शुरू हो गए कि मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह कहे पंडित शादी तो मेरी पहले होगी, और चंद्रशेखर आज़ाद कहे अबे सरदार शादी तो मेरी पहले होगी। और पहुँचते पहुँचते अपने अड्डे पर पहुँचे, गुप्त स्थान पर पहुँचे, वहाँ भी ये विवाद चलता ही रहा दोनों का आपस में कि मेरी शादी पहले होगी। और इतना विवाद हुआ जैसे मित्र होते हैं, और ये क्रांतिकारी थे, देश के लिए काम करते थे, किसी भी समय बलिदान हो सकते थे, लेकिन जीवन मस्ती में जीते थे, एकदम आनंद से जीते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला गाने वाले ये लोग थे, तो बसंती चोले में रंगे हुए इन लोगों को मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए आनंद से जीते थे। तो दोनों की शर्त और दोनों की लड़ाई इतनी ऊपर तक पहुंच गई कि दोनों गुत्थम गुत्ता हो गए, लड़ने लगे, एक दूसरे को पटकनी देकर के कुश्ती लड़ने लगे, एक दूसरे की छाती पर बैठ कर के कहने लगे मेरी शादी पहले होगी। कभी भगत सिंह नीचे तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद नीचे, और जो ऊपर होता वो दूसरे को ठोक के कहता कि मेरी पहले होगी। अब शिवराम हरी राजगुरु बेचारा नया नया आया हुआ था, तो राजगुरु को पता नहीं था कि इनका कोड वर्ड है शादी। उसको लगा दोनों शादी के लिए लड़ रहे, तो वो बड़े जोर से गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर के चिल्लाने लगा। बंगाल से सचिंद्रनाथ सन्याल जी आए हुए थे, उनके ऊपर चिल्ला करके कहने लगा आप तो बड़े हो, आप तो समझाओ, ये मूर्खों की तरह शादी के लिए लड़ रहे हैं। यदि शादी करनी थी तो अपने घर में रुकते, क्रांति के पथ पे काहे को आए। कहने लगा वहाँ तुम्हारी भारत माता का, मातृभूमि का जनाजा निकला है और तुमको अपनी बारात की पड़ी है, अपने विवाह के लिए लड़ रहे हो। और दोनों लड़ाई छोड़ करके उठ के जोर से हंसने लगे, और जोर जोर से हंसते हुए सुखदेव को कहने लगे जरा इसको समझा शादी का अर्थ क्या होता है। इतिहास साक्ष्य है, भगत सिंह को फांसी की सजा डिक्लेयर हुई। उसकी घोषणा हुई कि 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी जाएगी।
हाँ, कुछ युवा साथी सोच रहे होंगे 23 मार्च बलिदान दिवस है, फिर मैं 24 क्यों कह रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने तय 24 ही किया था, फांसी दे दी 23 को, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे क्रांतिकारियों से इतने डरते थे कि उनको लगा था कि तय दिनांक पर जिस दिन का मुहूर्त निकला है उस दिन यदि फांसी देंगे 24 को तो उससे पहले देश में बवाल ना हो जाए, इसलिए एक दिन पहले फांसी लटका दिया था। इसलिए 23 तारीख का बलिदान दिवस आपको ठीक याद है 23 मार्च का, लेकिन जो मुहूर्त तय हुआ था वो 24 मार्च का तय हुआ था। और जब शादी का मुहूर्त निकल गया 24 मार्च का, तो भगत सिंह ने जेल में से गुप्त रूप से खाने के टिफिन में से चिट्ठी भेजी चंद्रशेखर आज़ाद को कि पंडित देख, मैं शर्त जीत गया, मेरे शादी का मुहूर्त निकल आया। चिट्ठी जब मिली चंद्रशेखर आज़ाद को दुर्गा भाभी के माध्यम से, तो वो फरवरी का महीना था, फरवरी का प्रथम सप्ताह था, और चंद्रशेखर आज़ाद ने चिट्ठी का वापस उत्तर दिया और उसी पद्धति से खाने के टिफ़िन में से चिट्ठी पहुंची लाहौर में, लाहौर के जेल में बंदी भगत सिंह के पास। और उस चिट्ठी में लिखा था कि अबे सरदार, बड़े भाई की शादी पहले होगी, अभी तो मुहूर्त निकला है, इतरा मत, शर्त तो मैं ही जीतूंगा, शादी मेरी ही पहले होगी। आप कल्पना कीजिए, और इतिहास साक्षी है कि 15 फरवरी के दिन प्रयाग के उस एल्फिंस्टन बाग में, जिसको कंपनी बाग कहा करते थे और अब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान रख दिया गया है, उस चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान में एक वटवृक्ष के नीचे एक पूरी की पूरी अंग्रेज़ों की कंपनी से अकेले लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने आहुति दी। चंद्रशेखर आज़ाद आर्य समाजी थे, बचपन से यज्ञ करते थे, हवन करते थे प्रतिदिन गायत्री मंत्र का, और इसलिए वो यज्ञ के संस्कार थे, तो उनको पता था कि यज्ञ में हवि दी जाती है तब प्रत्येक पात्र शुद्ध होना चाहिए। उस प्रत्येक पात्र को धोया जाता है, जिससे हवि दी जाती है, वो चाहे जिससे पानी से प्रोक्षण किया जाता है, वो चाहे वो ईंटें जिसको गाय के गोमेय से, गाय के गोबर से लिपा जाता है, सब शुद्ध। आहुति देनी है तो उस आहुति का साधन शुद्ध होना चाहिए, ये यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले को पता होता है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार 12 साल की आयु में अंग्रेज़ों ने बंदी बनाया था, और जब उनका आज़ाद नाम पढ़ा, जब उन्होंने अपना और कोई नाम बताने से मना कर दिया, मेरा नाम आज़ाद है यही कहते रहे, वो घटना हम सबको पता है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ ली थी कि मुझे भारत माता पर आहुति होना है तो अंग्रेज़ों के गंदे हाथ मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, मैं बंदी नहीं बनूंगा, मैं कैद नहीं होऊंगा, मैं बलिदान करूंगा लेकिन बंदी नहीं बनूंगा। इसलिए उस एल्फिंस्टन बाग में, उस बगीचे में लड़ते हुए, जब उनके मौजर पिस्तल में, जिनको वो प्रेम से बम्बोला कहते थे, वह मौजर पिस्तल उन्होंने ग्वालियर से खरीदा था। ग्वालियर के उस चौधरी गन हाउस में चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो आज भी लगी हुई है, जहाँ से उन्होंने वो बंदूक खरीदी थी। मैं ग्वालियर में जब था 9 वर्ष तक, तो उस चौधरी गन हाउस में चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर देखने के लिए जाता था, और वहाँ की धूली उठा करके अपने माथे पर लगाता था कि यहीं पर उनके चरण पड़े होंगे। वो तो पूरा रिनोवेट हो गया था चौधरी गन हाउस, लेकिन भावना की बात है कि इसी धरती पर चंद्रशेखर आज़ाद चले होंगे। भिंड में भी रहे थे बहुत दिनों तक। मैं वो सौभाग्यशाली हूँ जिनको श्री कृष्ण सरल नाम के कवि ने, जो केवल क्रांतिकारियों के ही गीत लिखता था, सारा जीवन उन्होंने क्रांतिकारियों के गीत पर लगा दिया था। उज्जैन के श्री कृष्ण सरल के बारे में कहा जाता था कि आजकल के कवि कविताओं की पुस्तकें बेच करके और बड़े बड़े सम्मेलनों में कविता पाठ करने के पैसे ले करके घर बनाते हैं, और श्री कृष्ण सरल वो कवि थे जिन्होंने घर बेच करके कविता की और कविता की पुस्तकें छापी। मैं शहीदों का चारण गीत उन्हीं के गाता हूँ, जो कर्ज देश ने खाया था उसको रोज अता करता हूँ। प्रतिदिन कविता करते समय ये लिखने वाले श्री कृष्ण सरल, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके मैंने दर्शन किए और उनका बड़ा स्नेह पाया। उन्होंने क्रांति गाथा नाम की पुस्तक लिखने के लिए श्री कृष्ण सरल सारे क्रांतिकारियों के घरों पे गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि पे गए थे, हर किसी के स्थान पर गए थे।
वचनेश त्रिपाठी लखनऊ के कवि और श्री कृष्ण सरल उज्जैन के कवि, उन्होंने क्रांतिकारियों का इतिहास हमको बता करके जो उपकार हमारी पीढ़ी पे किया है, पर दुर्भाग्य है इस देश के साहित्य के विद्यार्थी वचनेश त्रिपाठी को भी नहीं जानते, श्री कृष्ण सरल को भी नहीं जानते। मध्य प्रदेश में उसको पाठ्यक्रम में हमने डलवाया था, बाकी कहीं पर पाठ्यक्रम में नहीं डाला। मध्य प्रदेश के थे तो हम क्यों डालें। लेकिन श्री कृष्ण सरल की कविताएं, उनको जब मैं मिला पहली बार 2005 में, जब उनके दर्शन किए, मेरा एक व्याख्यान सुनकर के उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के गुण गाता था, जैसे आज मैंने इस व्याख्यान को वहीं से प्रारंभ किया। तो यही वाली घटना सुनकर के श्री कृष्ण सरल ने किसी तुलसी टेकचंदानी करके एक थे, उनके माध्यम से मुझे बुलाया। मैंने जाकर के उनसे मिला और वो दिन मेरे लिए बहुत स्वर्णिम दिन था। उसके बाद उनका बहुत स्नेह मैंने पाया, प्रतिदिन लिखते थे। उन्होंने अपने मुंह से वह घटनाएं बताई कि जब वो भगत सिंह की जन्मभूमि पर जाना चाहते थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह की जन्मभूमि आज भारत में नहीं है। इस भारत की कटी हुई भुजा पाकिस्तान में भगत सिंह की जन्मभूमि है। जब भगत सिंह की जन्मभूमि उस गांव में जाने के लिए श्री कृष्ण सरल ने अनुमति मांगी तो पाकिस्तान सरकार ने वीसा देने से मना कर दिया। ये युवा कवि मानने वाला नहीं था। भगत सिंह जीवन का आदर्श है, उसके गांव की मिट्टी तो मैं जाकर के ही आऊँगा। भगत सिंह भी अपनी आयु के 12 वर्ष के थे तब जाकर के जालियांवाला बाग की मिट्टी बोतल में भर करके लाए थे। जालियांवाला बाग में हुए बलिदानियों के रक्त से सनी हुई मिट्टी से भगत सिंह तिलक किया करते थे। जो कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी और नक्सलवादी भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताने का षड्यंत्र करते हैं, उनको पता नहीं भगत सिंह से बड़ा श्रद्धावान भक्त कोई नहीं था। वह भगत सिंह प्रतिदिन अपने माथे पर जालियांवाला बाग की मिट्टी से तिलक करते थे। श्री कृष्ण सरल चोरी छुपे घुसपैठ करके, सीमा पार करके भगत सिंह के गांव में गए और उस गांव में जाकर के भगत सिंह के टूटे हुए घर, क्योंकि पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं हमारे इन बलिदानियों से, टूटे हुए घर के खंडहर में से और मिट्टी लेकर के आए। मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण सरल ने वो भगत सिंह के घर की मिट्टी मुझे दी थी, जन्मभूमि की मिट्टी। और बहुत वर्षों तक ये जो हनुमान जी का सिंदूर का तिलक मैं लगाता हूँ, उस तिलक में भगत सिंह की मातृभूमि की मिट्टी मिली हुई थी। मैं एल्फिंस्टन बाग में उस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करके आया हूँ, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आहुति भारत माता के चरणों में दी। जब उनके बमबोले में, उनके माउजर पिस्तल में अंतिम गोली बची, तब जिस क्रांतिकारी ने यह प्रण किया था कि अंग्रेज़ों के अपवित्र हाथ इस देह को बलिदान होने से पहले स्पर्श नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यदि अपवित्र हो गया तो मातृभूमि में आहुत होना, यज्ञ में यह आहुति मान्य नहीं होगी। इसलिए जब अंतिम गोली बची तब 15 फरवरी को उस वीर ने अपने कनपटी पर बंदूक लगाई, वंदे मातरम का नारा लगाया और स्वयं के हाथों से स्वयं को, मातृभूमि को बलिदान कर दिया। उस पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने ध्यान करके उस दृश्य को याद किया है, स्मरण किया है। क्योंकि अंग्रेजों ने वो तस्वीर प्रसिद्ध की थी दूसरे दिन, तीसरे दिन के अखबारों में, जब पेड़ के बूंदे से टिक करके चंद्रशेखर आज़ाद का शव रखा हुआ था। मैं उस स्थिति में बैठ करके चंद्रशेखर आज़ाद को जीने का मैंने प्रयत्न किया, वहाँ की मिट्टी लेकर के आया। आज भी मेरे माथे पर जो तिलक लगा हुआ है, उस तिलक में एक आध कण उस मिट्टी की भी हो सकती है, या भगत सिंह के जन्मभूमि के मिट्टी की हो सकती है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, अपना गुणगान गाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। हम आज मुक्त हवा में जी रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता से मेरी मर्जी कह सकते हैं, मैं जो चाहे करूं मेरी मर्जी के गीत गा सकते हैं। इस लोकतंत्र में चाहे जो अपने जीवन का कर सकते हैं, तो ये करने का स्वातंत्र्य, ये आज़ादी, आज़ादी मांगने के नारे लगाने की आज़ादी भी उन मूर्खों को जिनके बलिदानों से मिली है, उनके बलिदानों का विस्मरण करता हुआ युवा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये
क्या यह देखने के लिए हमारे वीर बलिदान हुए थे? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर ये देखना चाहते थे? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने लिए जीने वाले युवा को देख करके क्या इन बलिदानियों के मन में आता होगा? इसका स्मरण करने के लिए मैं बता रहा हूं, चंद्रशेखर आज़ाद की शादी पहले हुई, पहले वे बलिदान हुए, शर्त वे जीत गए। जब मृणालिनी देसाई के गुजराती में लिखे हुए उपन्यास में पहली बार यह घटना मैंने पढ़ी थी, यह घटना मैंने गुजराती में पहली बार पढ़ी। उस उपन्यास का मराठी और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। जब गुजराती में पहली बार यह घटना मैंने पढ़ी तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया था, यदि उस समय 1926 में, 27 में, 30 में, 31 में मैं जी रहा होता, और हो सकता है पिछले जन्म में रहा भी हूं कुछ, तो मैं क्या करता? क्या मैं क्रांति के पथ पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ रहा होता, या अहिंसा के मार्ग पर ही सही भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा होता? क्या कर रहा होता? पूर्व जन्म का स्मरण तो हमको नहीं है, किंतु ये बात इतिहास को पढ़ते समय हम सबके मन में तो आई होगी। जब गुरु गोविंद सिंह का चरित्र मैंने पढ़ा, और जब पढ़ा कि जिस समय कश्मीर के पंडित उनके पिता गुरु तेग बहादुर के पास आए और गुरु तेग बहादुर को उन्होंने कहा कि औरंगजेब के सेनानी जो वहाँ के नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के जीवन को मैं बख्श दूंगा, क्षमा कर दूंगा, यदि हिंदुओं का कोई बड़ा नेता, बड़ा महात्मा, बड़ा कोई व्यक्ति बलिदान कर दे या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर दे, मतांतरण कर दे, तो मैं पंडितों को छोड़ दूंगा, अन्यथा सभी पंडितों को मतांतरण करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधि तेग बहादुर जी से यह बात कहने के लिए जब पहुंचे, तब उनका 12 साल का पुत्र साथ में खड़ा था। तब उनका नाम गुरु गोविंद राय था। और जब विचार कर रहे थे कि इस समस्या का क्या समाधान है, कौन ऐसा वीर पुरुष है, कौन ऐसा महात्मा है, कौन ऐसा महापुरुष है जो पंडितों के जीवन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दे, हंस हंस शीश नवाए, कौन हो सकता है? और जब इसके लिए नामों की सूची बन रही थी, इधर उधर लोग देख रहे थे, तब ये 12 साल का पुत्र अपने पिता को कहता है, आपसे बड़ा कौन महापुरुष है, आप क्यों नहीं बलिदान कर देते? मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था जब इसको पढ़ता था कि उस तेग बहादुर की सभा में मैं बैठा होता, उस अकाल तख्त पर यदि उनके साथ में मैं खड़ा होता सुझाव देने वालों में, तो क्या ये सुझाव देने का साहस, सामर्थ्य मुझ में होता? मैंने इतिहास को ऐसे ही पढ़ा है। जब आनंदपुर साहब में बैसाखी के मेले में यही गुरु गोविंद राय खालसा की स्थापना करते हैं, आह्वान करते हैं, हे आरज यदि तू खालिस होवे, हस हस देश हित शीश नवाए, हस हस धर्म हित शीश नवाए। हे आर्य यदि तू पवित्र है, खालिस है, यदि तेरा हृदय सोने का है, यदि तू मातृभूमि को प्रेम करता है, यदि कल्मश नहीं है तेरे हृदय में, यदि अपवित्रता नहीं है, यदि मन में मैल नहीं है, यदि आर्य तू पवित्र है, तो अपने देश के लिए बलिदान करने को तैयार हो जा। आह्वान करते गुरु गोविंद राय। कौन मातृभूमि को बलिदान देगा? खप्परवाड़ी का खप्पर खाली, मां रक्त मांगती है। शोणित से मातृभूमि का अभिषेक करना है, कौन आएगा? और कोई एक पटना का नाई उठ करके खड़ा होता है, मैं बलिदान करूंगा। नांदेड़ का कोई दर्जी उठ करके खड़ा होता है, शिंपी, और वो कहता है मैं करूंगा। एक को अंदर ले जाते हैं गुरु, तंबू लगा हुआ है शामियाना, शामियाने के अंदर गुरुजी एक पटकुटी में ले जाते हैं एक को, पहले प्यारे को ले जाते हैं, जय एकलिंग जी की आवाज़ आती है, रक्त से सनी तलवार लेकर के गुरुजी बाहर आते हैं। माँ की प्यास बुझी नहीं, माँ को और शोणित चाहिए और रक्त चाहिए, कौन बलिदान देगा?
और दूसरा आता है, कोई दर्जी आता है, कोई क्षत्रिय खत्री आता है। एक के बाद एक 5 लोग अंदर जाते हैं, खून से सनी तलवार लेकर के गुरु गोविंद राय बाहर आते हैं और आह्वान करते हैं, कौन खालिस है, कौन पवित्र है। खालिस यानी पवित्र, शुद्ध। सामने खड़े वीरों के पौरुष का आह्वान करते, कौन बलिदान करने को तैयार है, कौन मां के लिए अपनी बलि देगा। और पंक्तिबद्ध हो जाते हैं लोग, लाइन लग जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी थी। लोग पंक्तिबद्ध होकर के बलिदान करने को तैयार है। मैं खालिस हूं, मेरा शीश ले लो, मेरा शीश ले लो, मैं मातृभूमि के लिए बलिदान करूंगा। यह खालसा की जन्म कथा है। और जब हजारों की संख्या में वीर युवा तैयार हो जाते हैं सरदार बनने के लिए, असरदार बनने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, तब गुरु गोविंद राय अंदर से अपने पंच प्यारों को बुलाते हैं। अंदर तो बलि केवल बकरे की दी गई थी, परीक्षा थी, तलवार से लगा रक्त उन पंच प्यारों का नहीं था। उन पंच प्यारों को बाहर बुलाते हैं, तलवार से चीनी को बड़े टंकियों में घोल करके शरबत बनाते हैं, उसका नाम शरबत खालसा। तलवार से घोला गया था वो शरबत। और पंच प्यारे शरबत पिला करके दीक्षा देते हैं। पहली दीक्षा गुरु गोविंद राय रहते हैं। दशमेश, 10वें गुरु सिखों के, गुरु नानक की परंपरा वाले गुरु, उस गद्दी को चलाने वाले अकाल तख्त की, गुरु अर्जुन देव के, गुरु राम सिंह के, गुरु तेग बहादुर के पुत्र। और वो गुरु गोविंद सिंह उस दिन, गुरु गोविंद राय थे तब तक, उस दिन पंच प्यारों से शरबत खालसा की दीक्षा लेने के बाद गुरु गोविंद सिंह बन जाते हैं। लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद हिंदुओं को आह्वान करते, हिंदू हो तो गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह बनो। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, आनंदपुर साहिब के उस बैसाखी के मेले में मुकुल तू खड़ा होता और गुरु गोविंद राय की तलवार तेग आह्वान कर रही होती, क्या तू खालिस है, क्या तू पवित्र है, क्या तू मातृभूमि के लिए बलिदान कर सकता है, क्या उत्तर दिया होता मुकुल तूने। मैंने मित्रों इतिहास को ऐसे ही पढ़ा। शिवाजी के आह्वान पर तानाजी जब तैयार हो जाता है कि रायबा का लगीन, रायबा की शादी बाद में होगी, पहले कोंढाना की शादी, राजे मेरे होते हुए आपको क्यों जाना पड़ेगा। हजारों बाजी प्रभु बलिदान हो जाए, एक शिवबा बचना चाहिए, कहने वाले बाजी प्रभु देशपांडे पावन खिंड में अकेले लड़ते लड़ते तोप की आवाज आने तक शरीर पर घाव लगे हैं, लेकिन हाथ से तलवार छूट नहीं रही, क्योंकि जब तक राजे पहुंच नहीं जाते गढ़ पर तब तक बलिदान करने का भी अधिकार नहीं। बलिदान भी व्यर्थ न जाए, मातृभूमि के काम आए। ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान पावन खिंड में पढ़ता हूं तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, तू होता शिवा का मावड़ा तो क्या करता 400 साल पहले। तू होता गुरु का खालसा तो क्या उत्तर देता। मैंने इतिहास को ऐसे पढ़ा है। 1943 में रंगून में सभा भरी। ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक जिनको जापान ने बंदी बना लिया था, उन बंदी सैनिकों के, प्रिजन ऑफ वॉर, युद्ध बंदियों के सामने भारत का नरकेसरी गर्जना कर रहा था। हम सब ने पढ़ा है वह भाषण। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ललकार की थी सुभाष चंद्र बोस ने। देने के लिए कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। आजाद हिंद सेना में आ जाओगे तो मैं तुमको इस बात की भी निश्चित गारंटी नहीं दे सकता कि 2 समय खाने के लिए रोटी मिलेगी, पहनने के लिए जूते तो दूर की बात, क्योंकि यदि दान मिला, आज़ाद हिंद सेना को पर्याप्त धन मिला तो पहले गोली खरीदेंगे, पहले बारूद खरीदेंगे, पहले एम्यूनेशन खरीदा जाएगा, फिर पैसा बचा तो भोजन और फिर पैसा बचा तो जूते। क्या नंगे पाँव चलकर, खाली पेट लड़कर अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करने का मादा है तो लग जाओ पंक्ति में, आजाद हिंद सेना के सैनिक बन जाओ।
सुभाष चंद्र बोस की कथाएं हमने सुनी है, भाषण सुने हैं। श्री कृष्ण सरल की लिखी हुई पुस्तक कालजयी सुभाष में वह ओरिजिनल भाषण है। अद्भुत पुस्तक है कालजयी सुभाष, नहीं पढ़ी हो तो पढ़नी चाहिए। जब सुभाष बाबू के उस भाषण को पढ़ा तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, यदि उन युद्धबंदियों में सुभाष बाबू के सामने मुकुल तू बैठा होता तो क्या करता, क्या तेरा उत्तर होता? हम सब ने पढ़ा है, जब वो तुला दान किया जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस को तोल रहे थे और तुला के एक पर्दे में सुभाष बाबू और दूसरे पर्दे में सोने, सिक्के, चांदी, गहने डाले जा रहे थे। उस समय तुला झुक नहीं रही थी, सुभाष बाबू की तुला पूरी नहीं हो रही थी और एक माँ ने आकर के अपना मंगलसूत्र डाल दिया और तुला तुल गई, तुला भारी हो गई। सुभाष बाबू ने कहा, माँ ये मंगलसूत्र है, सौभाग्य का लक्षण है। उस माँ ने उत्तर दिया, मेरा पति मातृभूमि पर बलिदान हुआ है, इसलिए ये उसकी निशानी है, उसकी निशानी मातृभूमि के काम आए तो गर्व होगा। सुभाष बाबू के आंखों में आंसू थे। माँ ने अपनी ओट से 13 साल के बालक को निकाला, पल्लू के पीछे छुपे बालक को सुभाष बाबू को सौंपा और कहा, ये मेरे पति के, बलिदानी पति की दूसरी निशानी है, इसे भी मातृभूमि के काम में ले लो। कालजयी सुभाष में जब ये घटना मैंने जैसे के तैसे श्री कृष्ण सरल की अद्भुत चमत्कारी लेखनी से लिखी हुई पढ़ी तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, उस सभा में तू खड़ा होता तो क्या होता? जब पंक्ति लग गई और 14 साल के 13 साल के बालक खड़े होकर के छाती फुला करके, मेरी छाती नापो, मैं सेना में आऊँगा, मैं आज़ाद हिंद सेना का सैनिक बनूंगा, कह कह करके खड़े हो गए। मुकुल 1943 की उस सभा में तू होता तो तेरा क्या उत्तर होता? मैंने अपने आप से पूछा इतिहास पढ़ते समय। इसलिए आप अपना परिचय क्या देते हो? फलाने का बेटा, फलाने का भाई, इस राज्य का, इस भाषा को बोलने वाला, इस जाति का, इस गोत्र का, क्या ये परिचय है? या आपका एकमात्र परिचय इस मातृभूमि का मैं अंग हूं? जैसे मेरे शरीर के अंग है, वैसे इस हिंदू भूमि का एक मैं राष्ट्रांग हूं, एक कोशिका हूं। यदि राष्ट्र के जीवित रहने के लिए मेरा बलिदान आवश्यक है तो मैं बलिदान करूंगा। आज कोरोना का महामारी चल रही है, रोगों को पढ़ते हैं, रोगों के बारे में जानते हैं तो बहुत जानकारी मिलती है। एड्स और कोरोना जैसी महामारियों के आने से पहले और आज भी विश्व में सर्वाधिक भयावह और ऐसी बीमारी के रूप में, रोग के रूप में जिसको जाना जाता है वह कर्क रोग है, कैंसर है। क्या आप जानते हैं कैंसर कैसे होता है? कैंसर इस कारण नहीं होता कि आपके शरीर में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई विषाणु घुस जाता है, नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है कैंसर का। कैंसर की बीमारी बाहर से नहीं आती। आप पूछिए अपने डॉक्टर को या गूगल कर लीजिए, आजकल तो सबसे बड़ा गुरु गूगल बाबा है। गूगल बाबा से पूछ लिए कॉज ऑफ कैंसर और द प्रोसेस बाय विच कैंसर हैपन्स, तो आपको पता चलेगा जब शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन मानने से मना कर देती है। प्रति क्षण अभी मैं बोल रहा हूं और इस क्षण मेरे शरीर में अनेक कोशिकाएं मर रही है और उसी समय दूसरी कोशिकाएं उनका स्थान ले रही है। इसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों मिलाकर के शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। यह चय और अपचय की प्रक्रिया सतत चलती है। इस चय और अपचय के कारण, इस चयापचय के कारण हम जीवित हैं। कुछ कोशिकाएं मर रही, दूसरी उनका स्थान ले रही। कैंसर तब होता है जब कोशिका मरने को मना कर देती है। जब कोई कोशिका जो कार्सिनोजेनिक होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको कहते हैं, वह कोशिका कह देती है कि मैं मरूंगी नहीं, भाड़ में जाए शरीर।
शरीर ने तय किया है तेरे को मरना है, मैं नहीं मरूंगी। जब शरीर का अनुशासन कोशिका नहीं मानती और मल्टीप्लाई होने लगती है तो वो गांठ बन जाती है। उस ट्यूमर को कैंसर का ट्यूमर कहते हैं। हम यदि भारत माता की कोशिका है और हम राष्ट्र के अनुशासन को मानने से मना कर देते हैं, लक्ष्मण रेखा बता दी घर में रहो, तो हम इस राष्ट्र के लिए कैंसर है। वी आर द कैंसरस सेल इन द बॉडी ऑफ भारत माता। यदि मेरा जीवन मातृभूमि के लिए नहीं है, यदि मेरा व्यवसाय मातृभूमि के लिए नहीं है, यदि मेरी प्रतिभा मातृभूमि के लिए नहीं है, तो सावरकर सागरा प्राण तळमळला कविता में लिखते हैं, इन सारे गुणों का भार वृथा भार त्याचा व्यर्थ भार है। वह कैंसर का ट्यूमर है। बहुत अच्छा गीत गाते होंगे, बहुत अच्छे संगीतकार होंगे, बहुत अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन यदि आपकी वक्तृता, आपका संगीत, आपकी कला, आपका नृत्य, आपकी चित्रकारी, आपकी डॉक्टरी, आपकी वकालत, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपका शिक्षकत्व, आपका रिसर्च यदि भारत केंद्रित नहीं है, भारत माता के लिए समर्पित नहीं है, तो व्यर्थ है। यू आर द कैंसरस सेल। आप इस राष्ट्र के लिए केवल द्रोही नहीं हैं, आप रोग हैं। इसलिए आप अपना परिचय क्या देते हैं? यदि आपका परिचय आपका राष्ट्र है, लाहौर के उसी भाषण में जिसका जिक्र मैंने किया, विवेकानंद का भाषण लाहौर में हो रहा है, वहां लाहौर में गुरु के पुत्रों के बलिदान को याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र बलिदान हुए। चमकौर की लड़ाई में 2 बड़े भाई जुझार सिंह और अजीत सिंह बलिदान हुए। जुझार सिंह और अजीत सिंह का बलिदान होने के बाद आनंदपुर साहब से निकल करके गुरु और किसी जगह जाने के लिए निकले, और उनकी माँ इन बच्चों की दादी, छोटे छोटे बालक, एक 10 साल का, एक 12 साल का, फतेह सिंह और जोरावर सिंह गुजरी देवी के साथ में कहीं और जाने के लिए निकले। अलग अलग विभाजित होकर के जाए, गुरु गोविंद सिंह और उनकी पत्नी एक तरफ और ये तीनों एक तरफ, ताकि एक साथ शत्रु के हाथ में न लाए। इसलिए रणनीति बनाई, फिर इकट्ठा आएंगे, अमृतसर में तय था। बीच में किसी द्रोही ने, किसी कैंसर की सेल ने फौलाद खान को सूचना दी और फतेह सिंह, जोरावर सिंह, माता गुजरी देवी को कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। सरहिंद वो स्थान है जहां सरहिंद में इन दोनों बालकों को दीवार में चुनवा करके बलिदान किया गया। उस सरहिंद की वो दीवार आज आपको पूछती है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों तरफ से दीवार चुनी जा रही है, और औरंगजेब का सेनापति फौलाद खान उनको कह रहा है, इस्लाम को स्वीकार कर लो, जीवित बच जाओगे। गुरु के पुत्र यदि मुसलमान हो जाते हैं तो सारा खालसा हो जाएगा इनके पीछे पीछे, ये मान करके इतने अत्याचार किए। उनके सामने एक भेड़ को बांधा, एक बकरे को बांधा, उसकी खाल उधेड़ दी हंटर से, चाबुक से, और कहा कि ऐसी तुम्हारी उखड़ेंगे। और वो छोटे बालक हंसते रहे। हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। भरो धरो ईटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। दोनों बालक बलिदान हो गए। जब दीवार छोटे बालक के गर्दन तक आई, जोरावर सिंह के गर्दन तक आई, तो फतेह सिंह के आंखों से गरम गरम आंसू निकला और वो जाकर के जोरावर के गाल पर गिरा। जोरावर ऊपर देख करके कहता है, बड़े भाई को रो रहे हो? बलिदान होते समय रो रहे हो मातृभूमि पर?
दादी माँ ने और माँ ने बचपन से यही तो कहानियां सुनाई थी और इसी बात के लिए तो तय किया था। आज वह जीवन का स्वर्णिम अवसर आ गया है जब मातृभूमि पर स्वयं को आहूत करने जा रहे हो और तुम्हारे आंखों में आंसू। तब बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को, अरे पगले इसलिए नहीं रो रहा कि बलिदान हो रहे, इसलिए नहीं रो रहा कि मर जाएंगे, इसलिए नहीं रो रहा कि दीवार आ जाएगी और सांस बंद हो जाएगी और दीवार में घुट करके कल्पना करो कैसे मरे होंगे। कितने देर तक दीवार पूरी होने के बाद भी श्वास चलती रही होगी और उस अंधेरी दीवार में घुट घुट करके मरते हुए पिता दशमेश की जय हो, दीवार के अंदर से आवाज आती रही भारत माता की जय, खालसा पंथ की जय, गुरु ग्रंथ की जय, धर्म की जय, देश की जय। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है तू मेरे बाद में इस मातृभूमि पर आया है, तेरा जन्म मेरे 2 साल बाद हुआ, लेकिन ऐसा कौन सा पिछले जन्म में पुण्य किया था जो मुझसे पहले बलिदान होने का अवसर तुझे मिल रहा है। अरे पगले तू मुझसे जीत गया, मुझसे पहले तू बलिदान हो रहा है, मैं अभागा तेरे बाद बलिदान होऊंगा, इस बात के लिए रो रहा हूं। चारों पुत्र बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह को समाचार मिला फतेह सिंह जोरावर सिंह के बलिदान होने का। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी रोने लगी और गुरु गोविंद सिंह ने पत्नी को कहा क्यों रोती है रे। उन्होंने एक दोहा कहा, चारों बलिदान हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हे मां, आज तेरा मातृत्व मुक्त हो गया, अब सारे खालसा की तू माता बन गई, सारे खालसा के मानने वाले तेरे पुत्र हो गए। अभी तक इन चारों में और उनमें तू भेद करती थी, इन चारों को अधिक प्रेम करती थी, भगवान ने इसीलिए चारों को ले लिया ताकि तेरा मातृत्व मुक्त हो जाए, अब तू सबकी मां बन गई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उस सिंह से सिंह बनो गुरु गोविंद सिंह जैसे। लाहौर में खड़े होकर के उनका स्मरण करते कि इसी भूमि पर उस गुरु गोविंद सिंह के चरण पड़े होंगे, यहाँ की मृत्तिका, यहाँ की मिट्टी का कण कण उनके स्पर्श से पावन हुआ है। विवेकानंद याद करते और याद करके कहते उनके जैसा बलिदान करो। अपनों द्वारा प्रताड़ित होने पर, द्रोह करने के द्वारा, अपनों ने द्रोह किया था। जो खाना खिलाने वाला था गुजरी देवी को, बचपन से जिसने फतेह सिंह जोरावर सिंह को भोजन कराया था, उसी ने द्रोह करके सूचना दी थी पैसे के लालच में। अपनों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उन्होंने ना अपने धर्म को, ना अपने साथियों को दोष दिया, ना एक अपशब्द निकाला, चुपचाप दक्षिण में चले गए और नांदेड़ में जाकर के अपना शरीर छोड़ा। स्वामी विवेकानंद ये उदाहरण देकर के कहते क्या ऐसे हिंदू तुम बन सकते हो, चाहे जो हो जाए, अपने धर्म को, अपने देश को दोष न देना। उसी भाषण में विवेकानंद कहते वेदों की ऋचाएं यहाँ गुंजी थी, पहले वेदों की रचना इसी भूमि में हुई थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। और उसी बात में आगे चल करके स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भागवत कहता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब पुण्य का संचय होता है, तब अनेक पुण्याई के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। दुर्लभ मानव तन पावा, अति दुर्लभ मनुष्य का देह मिला है, उसको सार्थक करो, भागवत कहता है। व्यर्थ मत गवाओ, ये मनुष्य का देह मिला है। ये जीवन जेब भरने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, एफडी और इंश्योरेंस निकालने के लिए नहीं है। अपने जैसे 2 और पैदा करके चले गए, इसके लिए जीवन नहीं है। ये तो पशु भी करता है। कुछ करके दिखाओ। विवेकानंद कहते हैं, भागवत कहता है कि बहुत पुण्याई के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। वही स्वामी विवेकानंद उस लाहौर के भाषण में कहते हैं जब वो पुण्याई 2 गुना होती है तब भारत माता में जन्म मिलता है। हम सब दुगने पुण्याई वाले लोग हैं। मैं 8वीं कक्षा में था जब ये भाषण विवेकानंद का पहली बार पढ़ा था और तब मन में संकल्प जगा कि इतनी पुण्याई से भारत माता में जन्म मिला है। पिछले जन्मों में इतना सौभाग्य, इतनी पुण्य कर्म किए होंगे जो भारत माता में जन्म किया, 3 गुना पुण्य किए थे। इसलिए ये प्रेरणा मिली कि भारत माता के लिए जीवन समर्पित कर दिया जाए, पूरा 24 घंटे उसका काम।
पाप थोड़ी किया है जो माँ को छोड़ के जाऊंगा। उसी दिन तय किया इस जीवन में एक क्षण के लिए भी भारत माता को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पासपोर्ट बनाया ही नहीं। अभी जितेंद्र भाई बता रहे थे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सचिव बनाया 2008 में विवेकानंद केंद्र ने मुझे। जो मित्र मेरे इस संकल्प को प्रण को जानते थे वो हंसने लगे, कहने लगे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी बने हो, अब तो विदेश जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा देखते हैं, पाप किए होंगे तो जाना पड़ेगा। लोग कहते थे विवेकानंद भी गए थे, मैंने कहा हाँ उन्होंने किए होंगे पाप इसलिए गए थे मैंने नहीं किए, मैं नहीं जाऊंगा। डोवाल जी रोज रोज प्रसंग आते थे, रोज, मतलब 3 साल में कम से कम 30-40 प्रसंग आए होंगे। जब डोवाल जी कहते थे अरे वो इटली में एक बैठक है उसमें तुमको ही जाना चाहिए सचिव के रूप में, ताइवान में जाना चाहिए, हॉलैंड में, कहाँ अमेरिका में, और हर बार मैं बहाना बना करके किसी और पापी को भेज देता मैं नहीं जाता। उनको कभी नहीं बताया मैंने, उनके सामने ऐसे 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन करने वाले व्यक्ति के सामने मैं अपनी क्या बढ़ाई करूं कि मैं मातृभूमि छोड़ करके नहीं जाना चाहता। मैंने करीब से देखा है, मेरे मन में आता था ना भगत सिंह आज होते तो क्या करते, ये दूसरा प्रश्न मन में आता था, भगत सिंह आज होते तो क्या करते। इस प्रश्न का उत्तर अजीत डोवाल जी का जीवन देख करके मुझे मिला। 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन, 24 घंटे, 1 मिनट भी नहीं। पत्नी ने घर से फोन किया, वो नया जो मंदिर बना रहे ग्रेटर नोएडा में, उसमें लगाने के लिए टाइल्स के 3 सैंपल आए थे, आप बताने वाले थे कौन सी लगानी है, आपने बताया नहीं। वो आया है मिस्त्री, उसको कौन सी टाइल देनी है, मेरे सामने फ़ोन आया। फ़ोन पे कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है आगे वाली, तो वो सुनाई दी, इधर से आवाज़, इधर से डोवाल जी ने पत्नी को कहा अनु ये मनमोहन सिंह कश्मीर देना चाहता है पाकिस्तान को, मैं बचाने में लगा हूँ, तुम्हारे कुछ आइडिया हो तो बताओ कैसे कश्मीर को बचाया जाए। पत्नी ने कहा तुम कश्मीर को बचाओ, मैं टाइल सिलेक्ट कर लूँगी। 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन करने वाले व्यक्ति को क्या बताता है। एक दिन मैंने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं है, उन्होंने कहा 1.5 दिन में बना दूंगा, बहाने मत बनाओ लेकिन वाकई पाप नहीं किया अभी तक, इसलिए अभी तक तो जाना नहीं पड़ा मातृभूमि को छोड़ करके। दुगनी पुण्याई से भारत में जन्म मिला है, पता है क्या, अनुभव करते हैं क्या। गर्व से बताता है पिता मेरा बेटा अमेरिका में है। अरे पाप किए थे तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो वहां जाकर के ग्रीन कार्ड के लिए रो रहा है। इस पुण्य भूमि, दिव्य भूमि, इस देवता जहां जन्म लेने के लिए लालायित होते, विवेकानंद के शब्द है, जहां जन्म लेने के लिए देवता लालायित होते हैं। मथुरा के डोह में, यमुना जी में मछली बन करके आते हैं ताकि कृष्ण हाथ धोए तो उसकी गोपाल काले की झुटन को हम खा जाए। इस पुण्य भूमि में जहाँ देवता, जहाँ ईश्वर अवतार लेता है, देवता जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं, वहाँ तुमको जन्म मिला और उस मातृभूमि को छोड़कर जाने का स्वप्न देखते नहीं। सीखने के लिए जाएंगे बाद में वापस आएंगे, नहीं आता भाई कोई वापस। इसलिए मी फॉर माई नेशन ये शब्द नहीं है, ये भाव है। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने का भाव है। नंदलाल बोस बहुत अच्छे चित्रकार थे और उस समय जैसा कि फ्रांस का चित्रकारिता पर, पेंटिंग पर फ्रांस का ही बोलबाला था, तो फ्रांस में नग्न चित्र बनाने का उस समय का रिवाज था। तो जो भी सीखता था वो नग्न चित्र बनाता था। इन्होंने भी नग्न चित्र बनाए, श्रृंगार रस के चित्र बनाए नंदलाल बोस ने। एक दिन भगिनी निवेदिता मिल गई, मार्गारेट नोबल, विंबलडन में पैदा हुई थी, आयरिश थी मूल, विवेकानंद की शिष्या बनी, भारत में आ गई। किसी भी हिंदू से 10 गुना अधिक हिंदू, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का दिया हुआ सर्टिफिकेट है भगिनी निवेदिता को। भारत में आ गई, भारत की हो गई। निवेदन, आत्मनिवेदन नवधा भक्ति की 9वीं सीढ़ी है, जब आदमी स्वयं को समर्पित कर देता है। उस निवेदन से उसका नाम निवेदिता रखा विवेकानंद ने, क्योंकि वह निवेदित हो गई मातृभूमि को। वह नंदलाल बोस से मिली भगिनी निवेदिता और नंदलाल बोस को कहने लगी मातृभूमि परतंत्र है और तुम नग्न चित्र निकालने में व्यस्त हो। यदि तुम्हारी चित्रकारी भारत माँ को समर्पित नहीं है तो व्यर्थ है, व्यर्थ भारत याचा। ये गुण का संभार गर्दभ के कंधे पर ज्ञान राशि डाल की पुस्तकें डाल दो तो वैसे है, यथा गर्दभ चंदन भारवाही। इन गुणों का क्या अर्थ है?
नंदलाल बोस जग गए और नंदलाल बोस ने भारत माता के 12 चित्र बनाए। बेड़ियों में भारत माता, पैर में कांटा चुभी हुई भारत माता, उसके पुत्र उससे गद्दारी कर रहे ऐसी भारत माता। और नंदलाल बोस के भारत माता के चित्र, वंदे मातरम सीरीज उसको कहते हैं। आप गूगल करेंगे वंदे मातरम सीरीज के भारत माता के चित्र, 12 चित्र मिल जाएंगे। नंदलाल बोस के उस चित्रों ने कितने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, अपनी कला को समर्पित कर दिया मातृभूमि के नाम पर, तो कलाकार अमर हो गया। जब भारत की संविधान सभा, जिसके ड्राफ्ट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने जब संविधान को छापने के लिए संविधान में कुछ चित्र दिए जाने चाहिए ऐसा तय किया, तो वो चित्र बनाने के लिए जिनको कमीशन किया गया, जिनको बुलाया गया, वो नंदलाल बोस थे। संविधान की ओरिजिनल कॉपी यदि आप देखेंगे, वहाँ रखी हुई है एक कॉपी, तो अपने इनके MSU बड़ौदा के डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ संविधान की कॉपी रखी है। कभी जाकर के देखिए ओरिजिनल कॉपी, तो उसमें रामायण, महाभारत के, बुद्ध के, वनगमन के सारे चित्र आपको मिलेंगे। अशोक के, सम्राट अशोक के चित्र मिलेंगे। वो सारे चित्र नंदलाल बोस ने बनाए। जब अपनी चित्रकारी को राष्ट्र को समर्पित कर दिया तो राष्ट्र के काम आए। सुब्रमण्यम भारती श्रृंगार की कविता लिखते थे। एक दिन कांग्रेस के अधिवेशन से लौटते समय एक ही बोगी में भगिनी निवेदिता के साथ उनका टिकट था। आमने सामने बैठे हुए भगिनी निवेदिता ने सुब्रमण्यम भारती की कविता सुनकर के कहा, कविता तो, कवित्व तो बहुत अच्छा है, कविता तो बहुत अच्छी है, कालिदास शर्मा जाए ऐसा श्रृंगार तुमने रचा है, किंतु मातृभूमि पुकारती है। यदि तुम्हारी कविता मातृभूमि का गान नहीं गाएगी तो उस कविता का अर्थ क्या। उसके बाद भारत भारती स्तोत्र लिखा। वो सुब्रमण्यम भारती का भारत भारती स्तोत्र, उसने कितनों को क्रांति की प्रेरणा दी। मैं कितने किस्से बनाऊं। महर्षि अरविंद यहीं बड़ौदा में पढ़ाते थे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाते थे। भगिनी निवेदिता उनकी चलती हुई कक्षा में पहुंच गई। कक्षा चल रही है, वो प्रिंसिपल थे, वो कक्षा में अपना व्याख्यान दे रहे और बीच में जाकर के हाथ पकड़ करके, क्या अधिकार था, बाहर निकाल करके लाई। क्रांति के पथ पर लोग चल रहे, मातृभूमि परतंत्र है, और तू यहाँ 12 रुपए की नौकरी पे प्रिंसिपल बना हुआ फिलॉसफी पढ़ाएगा। अरे ये फिलॉसफी जिएगा कब। और अरविंद घोष के अंदर का देशभक्त जग गया। बड़ौदा की नौकरी छोड़ करके बंगाल चले गए, अभिनव भारत की स्थापना की। वहाँ जाकर के वंदे मातरम वो पत्रिका निकाली। जिस समय वो अलीपुर की जेल में थे, उस समय वंदे मातरम पत्रिका भगिनी निवेदिता चलाती थी। अरविंद घोष को क्रांति के पथ। यदि आपकी प्रतिभा, यदि आपकी बुद्धि, यदि आपकी शक्ति, यदि आपका सामर्थ्य, यदि आपकी कला, यदि आपने प्राप्त की हुई विद्या मातृभूमि पे समर्पित नहीं है तो निरर्थक है। केवल निरर्थक नहीं, रोग है, ट्यूमर है। राष्ट्र का नुकसान देशद्रोहियों ने या शत्रुओं ने नहीं किया है, इस राष्ट्र का खाकर के भी राष्ट्र के प्रति स्वयं को बलिदान करने में असमर्थ स्वार्थियों ने किया है। यदि आप अपने स्वार्थ को नहीं त्याग सकते तो आप मातृभूमि पर कलंक हैं। इसलिए देशभक्ति का यह व्यावहारिक रूप आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। संकट की घड़ी है, हम घर में बैठे, धीरे धीरे कुछ व्यापार खुल रहे, धीरे धीरे कुछ खुल रहा है। कल्पना कीजिए, शराब की दुकानें पहले गुजरात वालों को नहीं समझ में आएगा, गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन कल्पना कीजिए इसेंशियल अत्यावश्यक दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं, अत्यावश्यक संस्थान खोलने की बात कर रहे हैं, अत्यावश्यक व्यापार खोलने की बात कर रहे हैं, और उस अत्यावश्यक की सूची में शिक्षा संस्थान नहीं है। क्या हमारे लिए लज्जाजनक बात नहीं है? इस राष्ट्र के लिए महाविद्यालय अत्यावश्यक नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। चौथे लॉकडाउन में भी नहीं खोला भाई। ऑनलाइन ले लो परीक्षा, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि बच्चे आए तो भी आप कर क्या लेते हो?
शिक्षा आवश्यक है लेकिन शिक्षा संस्थान अनावश्यक है। ये बता रहा है कोविड आपको। शिक्षा ऑनलाइन चल रही है लेकिन शिक्षा संस्थान बंद है। क्यों? क्योंकि यदि राष्ट्र को समर्पित जो जो नहीं होगा वो निरर्थक होगा। इसलिए मी फॉर माय नेशन यानी राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रतिस्पर्धा है। हम भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम में इस नाम से प्रतियोगिता लेते हैं, मी फॉर माय नेशन। भगत सिंह और चंद्रशेखर की प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिता। राम प्रसाद बिस्मिल के माँ का उदाहरण है। उसके साथ मैं अपने इस सत्र का समापन करूंगा। बाद में प्रश्नोत्तर रखने वाले हो तो वो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम उदाहरण मैं राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का देना चाहता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये शेर लिखने वाला राम प्रसाद बिस्मिल। तेरा वैभव सदा रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, लिखने वाला राम प्रसाद बिस्मिल। खूब कविताएं लिखी राम प्रसाद बिस्मिल ने, नाटक भी लिखे। राम प्रसाद बिस्मिल का समग्र साहित्य 1998 में 1998 में दिल्ली के किताब महल से पब्लिश हुआ। 5 खंडों में राम प्रसाद बिस्मिल के समग्र साहित्य के प्रकाशित होने की खबर मैंने पांचजन्य जो संघ का साप्ताहिक है उसमें पढ़ी। खबर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। राम प्रसाद बिस्मिल का समग्र साहित्य इधर उधर से बटोर करके छोटी छोटी पुस्तिकाओं में छपा हुआ मैं पढ़ता था। अब समग्र एक साथ मिल जाएगा, आनंद आ गया। खबर पूरी पढ़ी तो नीचे अंतिम पंक्ति में लिखा था, फलाने फलाने व्यक्ति ने पुस्तक का लोकार्पण किया। उस समय सभागृह में 25 विद्वान उपस्थित थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म शताब्दी पर उनको स्मरण करने के लिए 25 लोग, और कमर मटकाने वाली नर्तकी का नाच देखने के लिए लाखों की भीड़। क्या यही उन बलिदानियों का कर्ज चुका रहे हम? वो राम प्रसाद बिस्मिल जो जब थकार के काकोरी कांड के बाद इधर उधर भटक रहे थे, थकार करके शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर, वहाँ अपने घर लौटे तो माँ ने कहा, यहाँ कैसे आ गया? तू तो क्रांति के पथ पर चला था, घर क्यों आ गया? माँ थक गया हूँ, कोई साथ नहीं देता। कितने युवाओं को कहा, लेकिन सब अपने स्वार्थ में डूबे हुए। कोई मातृभूमि में काम नहीं करना चाहता। माँ राम प्रसाद को कहती है, जब शपथ ली थी क्रांति के पथ पर जाने की, जब कहा था जब तक माँ स्वतंत्र नहीं होती तब तक व्यक्तिगत जीवन नहीं, तब तक केवल माँ के लिए जीऊंगा। यदि स्वतंत्र हो गई तो ठीक है, अन्यथा उस पर बलिदान हो जाऊंगा। ये शपथ ली थी ना सावरकर ने, 9 साल की उम्र में ली थी। अपनी उंगली को काट करके शिवाजी के समान ही, जैसे शिवाजी ने रोहिडेश्वर का अभिषेक किया था, सावरकर ने एक वीरा माता के सामने अपने रक्त का अभिषेक करते हुए शपथ ली थी, या तो मातृभूमि पर बलिदान होगा या मातृभूमि के स्वतंत्र होने तक अथक बिना रुके परिश्रम करूंगा। राम प्रसाद को माँ ने कहा, यह शपथ ली थी, शपथ ये ली थी कि लोग साथ देंगे तो काम करूंगा, साथ नहीं देते तो अकेले काम कर, घर में तेरा स्थान नहीं, इस घर में तुझे भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी वीर माता है, वीर प्रसवा माता है, आज भी जीवित है इस देश में, जो हंसते हंसते तिलक लगा करके विदा करती है। राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने भगा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा गया, बलिदान हुआ। गोरखपुर में फांसी चढ़ाई गई, 17 दिसंबर की तारीख थी। 17 दिसंबर को गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया। अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था, शव नहीं देंगे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शव को बाहर नहीं दिया, लाहौर के जेल में अंदर ही केरोसिन छिटक करके आधा जला दिया था। जब ये लोग अंदर पहुँचे लीगल सारी बैटल लड़ करके, तब कुछ अवशेष मिले थे। आज भी शत्रु हमारे बलिदानियों के वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों के शवों से डरता है, इसलिए पाकिस्तान हमारे मेजर के शवों को शत विक्षत करता है, क्योंकि शवों से भी डरता है।
जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने माउत्सर से अपने बमबोले से अपना बलिदान किया था, तो अंग्रेज़ जो कप्तान था, वो अंग्रेज़ कप्तान वो आकर के हाथ नहीं लगा पाया, हिम्मत नहीं उसकी हाथ लगाने की। उसने उस पेड़ के ऊपर चढ़ा करके बंदूकों से गोली चला करके चंद्रशेखर आज़ाद के शव को छलनी किया, और उसके बाद उसकी हिम्मत हुई पास जाने की। शत्रु हमारे वीरों के शवों से भी डरता है, आज भी डरता है। अंग्रेज शव देना नहीं चाहते थे। माँ सुबह सुबह पहुंच गई 4:30 बजे, हाथ में कागज लेकर के पहुंची। परिवार वाले शव मांगते हैं तो देना पड़ता है। अंग्रेज अपने ही विधि से, अपने ही कानून से बंधे थे, जेल के जो मैनुअल के अनुसार माँ को शव देना पड़ा। गोरखपुर के इतिहास में न भूतो न भविष्यति शव यात्रा निकली। आज भी वहाँ पर वो चौराहा है, राम चौराहे के नाम से। बहुत कम लोग जानते हैं आज बहुत कम लोग प्रयाग में जानते हैं कि CS उद्यान, चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान को CA उद्यान कर दिया। CS उद्यान, चंद्रशेखर का CS उद्यान कर दिया। CS पार्क बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग कंपनी बाग कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ चंद्रशेखर बलिदान हुए थे। मैं जब पहली बार गया था 1991 में प्रयाग, तो रिक्शा वाले को कहा था मैंने, 22 मई 1991, आज भी डेट मुझे याद है, 22 मई 1991 को जब मैं प्रयाग पहुंचा, मैंने रिक्शा वाले को कहा, स्नान करते ही सबसे पहला काम कहा, मेरे को चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान ले चल। वो मेरे तरफ ब्लैंक चेहरे से देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कहाँ जाना है। पड़ोस में कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कहाँ जाना है भाई साहब? मैंने कहा जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान। अरे भाई साहब कंपनी बाग ले जाओ, वो रिक्शा वाले को कहता है। तब रिक्शा वाले को समझ में आया कंपनी बाग ले जाना है। स्वतंत्र भारत की ये विभीषिका है। हम अपने शहीदों को भूल गए, हम अपने बलिदानियों को भूल गए। वीर गतियों प्राप्त करने वाले, जिन वीरों के कारण ये स्वातंत्र मिला है, उनको भूल गए। इससे बड़ा द्रोह क्या हो सकता है? इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आज गोरखपुर में बहुत कम लोग जानते हैं कि राम चौराहे का अर्थ क्या है। जब शव यात्रा राम चौराहे पर पहुंची तो दहन से पहले मां ने तिरडी को खड़ा किया, शव को खड़ा किया। हिंदुओं में शव को खड़ा नहीं करते, एक बार मरने के बाद आड़ा ही रखते हैं। केवल सन्यासी बैठ करके समाधि होती है। बाकी आम सनातनी हिंदू जब मरता है तब उसका शव खड़ा नहीं करते। मां ने खड़ा किया, सारी परंपराओं को तोड़ करके। लोगों ने कहा मां खड़े नहीं करते। मां ने कहा सब लोग देखे एक बार राम को, राम के शव का दर्शन ये समुदाय करे। इतना भव्य जन समुदाय राम प्रसाद बिस्मिल की शव यात्रा में आया था। मां ने सबको कहा वीर गति को प्राप्त किए बलिदानी की मां हूं, रोऊंगी नहीं। क्योंकि राम गया रोने का बात नहीं है, राम गया प्रेरणा की बात है। राम ने अपने मृत्यु से हम सबको जीवन जीने का मार्ग दिखा दिया है। आप लोग उनकी तरह जीवन जिए, ऐसा आह्वान मां ने किया। जयदेव भाई ठाकर उस समय क्रांतिकारियों के पुरोधा थे, मां को संभाले हुए खड़े थे। मां ने अपनी बात पूरी की और अपनी ओट से, आंचल से राम प्रसाद के छोटे भाई जगत प्रसाद को बाहर निकाला, 16 साल का जगत प्रसाद। और जयदेव भाई ठाकर को कहा इसको ले लो, इसको भी क्रांति के पथ में ले लो, ये भी मातृभूमि के काम आ जाए। जयदेव भाई ने जगत प्रसाद को गले लगाया, करतल ध्वनि से और बड़े बड़े वंदे मातरम के नारों से गोरखपुर की आसमंत गुंज उठा और माँ के आंखों में आंसू आए। माँ रोने लगी, सुबक सुबक करके रोने लगी, गंगा जमुना बहने लगी। जयदेव भाई ने पूछा माँ अभी तो कहती थी बलिदानियों की माताएं रोया नहीं करती, राम चला गया तू नहीं रोई, अब जगत चला जाएगा, छोटा है तो ज्यादा लाडला है क्या? इसके जाने से रो रही है? माँ ने कहा नहीं रे पगले, राम गया इसलिए नहीं रो रही, जगत चला जाएगा इसलिए भी नहीं रो रही। लेकिन मेरे 2 ही पुत्र थे, अब मेरी कोख खाली हो गई, अब मातृभूमि मांगेगी तो क्या दूंगी, इस रिक्तता को याद करके रो रही हूं। 2 थे, दोनों चढ़ा दिए। सावरकर ने अपने भाभी को लिखे हुए पत्र में लिखा था यदि 7 होते तो 7 मातृभूमि पर बलिदान होते, 2 थे इसलिए 2 हो गए।
हम अपने जीवन में तय करें मेरा जीवन किस लिए, क्या करना है मुझे, और जो कुछ भी करना है वो राष्ट्र समर्पित कैसे हो, इस बात का विचार करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।